मेरे को ये भी जानना है कि हाउ यू क्रैक दैट, मतलब आपका तो पहला मेजर प्रोजेक्ट था और पहले मेजर प्रोजेक्ट में माधुरी दीक्षित, संजीव कपूर, उनको आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस कैसे आया? मैं आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताता हूँ। उसने मेरी थिंकिंग ही नहीं, उसने मेरी पूरी ही लाइफ अपसाइड डाउन कर दी। जैसा मैं सोचता था वो मेरा सोचने का नज़रिया बदल गया। ये हुआ जब मैंने हार्टफुलनेस मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। आपको पता है कि इंडिया 2036 ओलंपिक्स के लिए बिड कर रही है और उसकी तैयारियां आज से शुरू हो चुकी हैं। वाओ। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का इवेंट कर रहे हो। मुकुल, क्या वुमेन इस इंडस्ट्री में, इवेंट इंडस्ट्री में, मेन से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं? हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और एज ए ह्यूमन हम जानते हैं कि फीमेल का जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो मेल से कहीं ज़्यादा आगे होता है। आपके अकॉर्डिंग मोस्टली इवेंट कंपनीज इवेंट करते वक्त बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या करती हैं? अगर क्लाइंट ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है तो प्लीज़ इंश्योर इट कि आप उसको काम 19 करके मत दो, आप उसको काम 21 करके दो। इवेंट इंडस्ट्री किन किन सेक्टर्स को इंडस्ट्री में काम देती है? हम फूड इंडस्ट्री को बहुत बिजनेस देते हैं, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारा प्रिंट होता है इवेंट इंडस्ट्री के अंदर, हम उनको बहुत बिजनेस देते हैं। हम आईटी सेक्टर को बहुत बिजनेस देते हैं। मुकुल, इवेंट इंडस्ट्री में क्लाइंट की सबसे इम्पॉसिबल डिमांड क्या होती है? बात यहाँ पर ये है कि इट्स नॉट अबाउट इम्पॉसिबल डिमांड, इट इज़ अबाउट हाउ वेल डू यू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री। वन स्किल एवरी इवेंट प्रोफेशनल मस्ट हैव। आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। वन मिस्टेक न्यू कमर्स मेक। दे डोंट गिव टाइम टू इंडस्ट्री। एक प्रोडक्ट लॉन्च अगर सक्सेसफुल हो जाए तो ब्रांड ओवरनाइट वायरल हो सकता है। कभी सेलिब्रिटी लेट हो जाता है, कभी वेदर पूरा इवेंट डिस्ट्रॉय कर देता है, कभी क्लाइंट पूरा कॉन्सेप्ट लास्ट मिनट चेंज कर देता है और फिर भी इवेंट सक्सेसफुल बनाना पड़ता है। लेकिन क्या इवेंट इंडस्ट्री सिर्फ ग्लैमर है या इसके पीछे स्लीपलेस नाइट्स, क्राइसिस मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और एक्सट्रीम प्रेशर भी होता है? आज हम एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग और इवेंट मैनेजमेंट की दुनिया को डिटेल में और डीप में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ छाबड़ा और आप देख रहे हो करियर की बात सौरभ के साथ, और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बात करते हैं डिफरेंट करियर्स की, इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट के साथ, सैलरीज की, बिजनेस की, स्कोप्स की, जो आप जैसे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आने वाले टाइम में उनके बच्चे को क्या फ्यूचर को चूज करना चाहिए। तो आज हमारे साथ है मुकुल गुप्ता, जो फाउंडर ऑफ एप्ट नेटवर्क ग्रुप और एप्ट एक्सपीरियंशियल के ड्राइविंग फोर्स, जो पिछले 15 सालों से कॉर्पोरेट इवेंट और एक्सपीरियंशियल इंडस्ट्री में एक्टिवली काम कर रहे हैं। इन्होंने इंडिया ही नहीं बल्कि 20+ कंट्रीज में फॉर्च्यून 500 के लिए लार्ज स्केल कॉर्पोरेट इवेंट, ब्रांड एक्सपीरियंसेस, कॉन्फ्रेंसेस, ऑफ साइट्स और एक्सपीरियंशियल कैंपेन एग्जीक्यूट किए हैं। इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल ग्राउंड एक्सपीरियंस से लेकर लार्ज स्केल एग्जीक्यूशन तक मुकुल ने इस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली देखा है और बिल्ड किया है। मुकुल, वेलकम टू करियर की बात सौरभ के साथ। Thank you, Saurabh. Thank you for inviting me in this fantastic podcast. I hope I'll be able to add the value today. थैंक यू मुकुल। शुरुआत करते हैं मुकुल, इवेंट इंडस्ट्री ग्लैमर ज़्यादा है या प्रेशर ज़्यादा है? सौरभ, डिपेंड करता है कि आप ये किस नज़र से देखते हैं। अगर आप एक ऑडियंस की नज़र से या उन लोगों की नज़र से देखोगे जो इस इंडस्ट्री से बाहर के हैं, उनको ये पूरा ग्लैमर, पूरा फन दिखेगा। और यही आप एक नज़र से देखोगे एक न्यू कमर जो इवेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है, उसको हो सकता है ये प्रेशर की तरह दिखे। बट यही आप एक एक्सपर्ट इवेंट प्रोफेशनल की नज़र से देखोगे तो उसमें आपको तजुर्बे की और एक्सपोजर की भरमार दिखेगी। तो बीइंग अ फोटोग्राफर, मैंने इवेंट की ग्लैमर पार्ट को ही हमेशा देखा है। जब आपका इवेंट स्टार्ट हो रहा होता है तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं एंड इवेंट को हमारी आंखों से इस लाइव बनाते हैं कि वो आप लाइफ टाइम याद रखें। लेकिन
बैक स्टेज की जो मेहनत है, जो उस इवेंट को सेटअप करने में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कई बारी हफ्ता भी आपको लग जाता है, और उसके लिए जो आप पीछे का काम करते हो, मतलब कितनी मेहनत लगती है। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। पहले तो हर इवेंट एक यूनिक होता है, हर इवेंट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कई कई इवेंट तो ऐसे होते हैं जिनके लिए हमको 2-2 महीने, 3-3 महीने तैयारी करनी पड़ती है। इवेंट वो नहीं है जिस दिन आप वो 2 घंटे या 3 घंटे का इवेंट देख रहे हो। इवेंट उस दिन है से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन क्लाइंट ने आपको ब्रीफ किया, और उसके बाद दिन और रात आपकी टीम वो एक्सपीरियंस क्रिएट करने में जुड़ जाती है, क्लाइंट के लिए आइडिएशन करने में जुड़ जाती है, क्रिएटिविटी करने में जुड़ जाती है, और फिर उसको उस इवेंट वाले दिन पिरोकर आपको प्रेजेंट करती है। तो जो आप देखते हो स्टेज के सामने खड़े होके, या जो आप अनफॉरगेटेबल मोमेंट को क्लिक करते हो या शॉट करते हो, उसके पीछे वो 2 महीने की मेहनत, उसके पीछे कई सौ लोगों की जो कई रातों से बिना सोए उस पर काम कर रहे हैं, वो इंक्लूड होती है। तो मतलब एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको 2 महीने का टाइम चाहिए। मैंने कई बार ये देखा है कि 2-2 साल की भी प्रिपरेशन होती है, कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि कल एक इवेंट है, ऑर्गेनाइज कर दो। तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? जैसे कि मैंने कहा कि हर इवेंट एक यूनिक है, तो मैं इसका आंसर आपको इस तरीके से दूंगा। आपको पता है कि इंडिया 2036 ओलंपिक्स के लिए बिड कर रही है, और उसकी तैयारियां आज से शुरू हो चुकी हैं। वाओ! तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का इवेंट कर रहे हो, और इसमें ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका तजुर्बा, आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज़ कितना है, उसके मुताबिक उस इवेंट को करने के लिए दिन डिसाइड होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इवेंट में लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उसमें प्रिपरेशन करने में ज़्यादा वक्त लगेगा, या फिर लेट्स से कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपको एक इवेंट को प्रिपेयर करने के लिए कितने दिन चाहिए। क्या इवेंट इंडस्ट्री में नेटवर्किंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या टैलेंट? देखिए, जैसा कि किसी भी चीज़ को बेहतरीन तरीके से करने के लिए बैलेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ नेटवर्किंग से काम होगा या टैलेंट से काम होगा। नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। मान लीजिए आप एक तजुर्बेकार फोटोग्राफ़र हैं और आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, बट मान लीजिए क्या मैं हूँ अच्छा? वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू। तो बट अगर लोग आपको जानेंगे ही नहीं, अगर लोगों की आपकी नेटवर्किंग ही नहीं होगी, तो लोग आपको रेफ़र नहीं करेंगे। जिस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस इज़ एक रेफरल की तरह से बिजनेस आता है, तो वहाँ पे नेटवर्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट अगर आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहते हैं, तो आप कितनी भी नेटवर्किंग कर लो, बट अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर टैलेंट को ज़्यादा दूंगा, क्योंकि टैलेंट अगर होगा ना तो लोग आपको बार बार रेफरल करेंगे। सिर्फ नेटवर्किंग से आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपके सर्विसेज में या आपके प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, तो लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। मुकुल, कभी आपको ऐसा लगा कि इवेंट कंप्लीटली फेल होने लगा है? सौरभ, ये इंडस्ट्री ने इतना इवॉल्व किया है, खासकर इंडिया के अंदर। मैं इसके बारे में ना आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं बहुत सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही पास से देखा है। मुझे ऐसा लगता है इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल इंडस्ट्री। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शायद ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको पूरी तरीके से ऑटोमेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिकॉज यहाँ पर हम लोगों के इमोशंस के साथ, लोगों के साथ काम करते हैं। तो जब भी हमने कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स किए या छोटे प्रोजेक्ट्स किए, सब में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आए। बट फॉर्चुनेटली इवेंट मैनेजमेंट में होने की वजह से हमारे अंदर वो फार साइटेडनेस, या हम वो इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये इवेंट हो रहा है तो इसमें क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं, और उस वक्त हमारे पास में उसको ठीक करने के लिए क्या क्या हमारे बैकअप प्लान्स हैं।
तो इवेंट इंडस्ट्री में ये आप नहीं बोल सकते कि अगर आपका ए प्लान नहीं चला तो आपका बी चलेगा या सी चलेगा। अगर आपके पास में डी ई एफ जी एच इतने सारे भी प्लान्स हैं तो आपको वो रेडी रखने पड़ते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें आप प्ले कर रहे हो। आपको पता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो अपने ऑडियंस को, अपने क्लाइंट को। तो ये मेरा सबमिशन है अबाउट दिस क्वेश्चन। तो मतलब यू हैव टू बी वॉर रेडी और मिलिट्री रेडी और डिफेंस रेडी। एब्सोल्युटली राइट। मुकुल, इवेंट इंडस्ट्री में क्लाइंट की सबसे इम्पॉसिबल डिमांड क्या होती है? बात यहाँ पर ये है कि इट्स नॉट अबाउट इम्पॉसिबल डिमांड, इट इज अबाउट हाउ वेल डू यू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि आज हम जिस तरीके के क्लाइंट के साथ में काम करते हैं वो इस इंडस्ट्री को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये इट्स नॉट लाइक दैट कि उन्होंने हमको प्रोजेक्ट दे दिया तो वी आर दी ओनली रिस्पॉन्सिबल। उनको पता है कि अगर इवेंट हमको अच्छी तरह से कराना है तो हमको बहुत बेहतर तरीके से इवेंट इंडस्ट्री के सजेशंस को समझना पड़ेगा। तो हम कोई अगर ऐसी इम्पॉसिबल डिमांड कर देंगे जिसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो हमारा ही इवेंट पे इम्पैक्ट आ सकता है बाद में। तो मैं इसको ना आपको एक स्टोरी की तरह बताता हूँ। ये बात है कोई आज से 6 या 7 साल पहले की। आई विल नॉट टेक द ब्रांड नेम बट वी वर डूइंग वन बिग इवेंट। इंडस्ट्री तो बता सकते हो ना? हाँ, दैट इंडस्ट्री फिनटेक इंडस्ट्री के लिए हम काम कर रहे थे, फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए। तो टिपिकली यू नो टेक्निकल गाइज, इवेंट था मॉर्निंग में, वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 600 गेस्ट इन वन ऑफ द बिग रिजॉर्ट इन गोवा। सारी ब्रांडिंग लग चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था। क्लाइंट मॉर्निंग में आता है 7 o'clock टू डू दी ड्राई रन एंड वो रियलाइज़ करता है कि उसने गलती से गलत लोगो की फ़ाइल अप्रूव कर दी, जबकि हमारा प्रॉपर प्रोसेस है। ठीक है, हम क्लाइंट से उसके साथ बैठ के करते हैं कि सर आपने इसको चेक किया है, यू हैव चेकड इट, दिस इज़ फाइन, कैन दिस गो फॉर अ प्रिंटिंग। तो अब मॉर्निंग में आके उन्होंने बोला कि अगर मुकुल ये लोगों ने देखा तो दिस विल बी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। एंड 10 o'clock गेस्ट आने हैं, हम 7:15 पर ये डिस्कशन कर रहे हैं। बाद में हमने भी रियलाइज़ किया कि अगर ये गलत लोगो जाएगा तो ये दोनों की रेपुटेशन पर इम्पैक्टफुल है। फॉर्चुनेटली हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है, दे केम अप विद द आइडिया दैट जहाँ जहाँ पर डिजिटल है ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी टू चेंज, बट जहाँ जहाँ पर एंटायर फिजिकल है या फैब्रिकेशन है या प्रोडक्शन है, दे केम अप विद वन ऑफ द फैंटास्टिक आइडिया वेयर वी वर एबल टू replace, or you can say, I'll not say the word replace, we were able to hide that wrong logo and we were able to place the right logo. And surprisingly or fortunately, no one were able to judge that. So sometime ना कुछ demands unrealistic होती हैं, but we really need to understand that if we are able to handle that or not. And that's why we are event manager. That's why we say that we try our best to make it possible as much as we can. आज कौन सा टेक्नोलॉजी ट्रेंड इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है? पहले क्या होता था सौरभ, आपने देखा होगा कि इवेंट का मतलब आप इवेंट पे गए, आपने एलईडी लगा हुआ देखा है, साउंड लगा हुआ देखा है, इसमें कोई एक्सपीरियंस ऐसा सच नहीं होता था। तो अभी क्या हुआ है कि आप सारे इवेंट्स के अंदर आप देखोगे सीमलेस इंटीग्रेशन हो रहा है ऑफलाइन का ऑनलाइन का, यानी फिजिकल का और डिजिटल का। आप सोचो आप एक इवेंट के अंदर जाते हो, एंटर करते हो, एंटर करते ही पूरे एलईडी स्क्रीन पर आपकी फोटोग्राफ आ जाती है और आती है वेलकम सौरभ फ्रॉम ग्लिटरिंग शॉट्स। आपको फील कैसा होगा? यू विल फील गुड कि 500 लोगों का इवेंट है और आप एंटर कर रहे हो और आपका वो आ गया। तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड में इवेंट इंडस्ट्री जा रही है, ये बहुत डिस्टर्ब करने वाला है कि आप किसी भी इवेंट में पहुंच रहे हो, वहाँ पर आप फिजिकल तो एक्सपीरियंस कर रहे हो इवेंट को, उसके साथ साथ बहुत सारी डिजिटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप समझ जाओगे कि अभी हमने एक रिसेंट इवेंट के अंदर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी और वहाँ पर एक एंग्री बर्ड का गेम था, स्लिंग शॉट गेम हम जिसको बोलते हैं। तो उस इवेंट की जितनी भी लेट्स से फेमस
फीचर्स थे या उनकी स्पेशलिटी थी, वहाँ पर क्या था कि आपको गुलेल की तरह ना उस पर हुक लगाना है, तो पीपल वर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम क्रिएट करते हैं। सो ये जो फिजिकल वर्ल्ड आगे आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिसरप्ट करने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होने वाला है। वर्चुअल, हाइब्रिड और इमर्सिव एक्सपीरियंस का फ्यूचर कितना स्ट्रॉन्ग है? देखिए, हम सोशल एनिमल्स हैं। इमर्सिव को मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि किसी भी इवेंट के अंदर आप कोई भी इमर्सिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट वेल, बट वर्चुअल और हाइब्रिड का मुझे कोई भी फ्यूचर नहीं लगता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देख लिया। कोविड के वक्त भी आया था, लोगों ने किया, बट आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कब लास्ट कोई वर्चुअल इवेंट अटेंड किया, बता पाएंगे आप मुझे? BNI मीटिंग। आप उसको ना एज एन इवेंट की तरह नहीं कंसिडर कर Right. सकते। इवेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आप मुझे एक बात बताओ कि आपने सोचा कि मैं अरिजीत को वर्चुअली लाके ना उससे परफॉर्म कराता हूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट? वो आप perform ही अपने नहीं कर पाएगा। लैपटॉप में आप साउंड तो अपने लैपटॉप का सुन रहे हैं ना, Right. और आप लाइव जब उसको सुन रहे हैं, आप वो डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे? नहीं। राइट? तो आप घर बैठ के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? आप कोल्ड ड्रिंक मंगा लेंगे, आप अपने खाने के लिए मंगा लेंगे, बट फिजिकल इवेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आई स्ट्रांगली फील जो ऑफलाइन इवेंट्स हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है वर्चुअल इवेंट्स के सामने। इवेंट इंडस्ट्री में प्रेशर हैंडलिंग और लीडरशिप आपने कैसे डेवलप करी? सबसे अच्छी वाली तो मेडिटेशन के बाद ही आई, ठीक है, जहाँ पर आप कुछ भी चीज़ करने से पहले ना आपको आप सोचते हो कि इस सिचुएशन को सबसे अच्छी तरीके से हैंडल कैसे किया जा सकता है। आप वक्त देते हो, और सबसे ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आपको ये पता लगता है कि आपको क्या क्या नहीं करना। मुकुल, इवेंट इंडस्ट्री में सबसे टॉक्सिक चीज़ क्या है? सौरभ, मैं इसके पीछे ना बहुत सारे तरीके से आंसर दे सकता हूँ, बट मैं एक जो सबसे बड़ी इस इंडस्ट्री की टॉक्सिसिटी है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या जो लोग इस इंडस्ट्री में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस बात को जानें। हम लोग ना बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और बहुत ही अपने दिल, अपना दिमाग, अपनी आत्मा से ना किसी भी क्लाइंट के लिए काम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इवेंट वो नहीं होता जिस दिन आप उसको 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आप कोई भी कॉन्सर्ट या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च या कोई भी इवेंट आप देख रहे हो। इवेंट वो होता है जिसमें उस कंपनी के लोगों ने अपने 2 महीने, 3 महीने उस कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने में, क्लाइंट के साथ मल्टीपल मीटिंग करने में, आइडिएशन के अंदर लगाए हैं। और इसमें बहुत सारी फिज़िकल, मेंटल एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में जब आप ये पूरा अपना आइडिएशन, अपनी इवेंट की प्लानिंग, अपनी इवेंट की कॉस्टिंग आप जब क्लाइंट को सबमिट करते हो, देन अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट के यहाँ पर एक प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो उसको जज करता है। मेरी कोई प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट से इस तरीके की कोई दुश्मनी नहीं है, बट मैं सिर्फ यहाँ पर ना इतना कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे लोग होते हैं वो, बट समहाउ हमारा जो काम है ना, वो इतना सब्जेक्टिव होता है जिसको आप L1 के बेसिस पर जज नहीं कर सकते। आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने हमारा कॉन्सेप्ट लिया, आपने हमारा प्लानिंग और डिज़ाइन लिया, और आपने बाकी एजेंसीज से भी लिया, बट मान लीजिए कि किसी एक एजेंसी का आपको पसंद आया और आपने उसको बाकी एजेंसीज को फ्लोट कर दिया या बाकी और पार्टनर्स को फ्लोट कर दिया। जो जिसकी मेहनत है उसके बारे में आपने नहीं सोचा, और फिर लेट्स से कि आपने अपनी एक कॉस्ट सबमिट की है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 1 CR आपने सबमिट किया और कोई भी रेडी हो गया उसको 95 लाख रुपीस में करने के लिए, आपने प्रोजेक्ट उसको अवॉर्ड कर दिया। या फिर ये चीज़ है कि आपके इस तरीके के कुछ कनेक्शंस हैं या आपके कुछ अलग बेनिफिट्स हैं जिस वजह से आपने वो कर दिया। तो ये हमारे बेनिफिट्स लिए, का मतलब सैलरी के अलावा वाले बेनिफिट्स हो सकते हैं। मैं इसको ये नहीं बोलूँगा, इट्स नॉट अबाउट दैट सैलरी के अलावा वाले बेनिफिट्स। बहुत सारे जहाँ पर आप बायस्ड हो जाते हो या आपके
कोई अलग रिलेशनशिप है, इन फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपकी कोई रिलेटिव की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है या एमडी के रिलेटिव की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, कभी हमको सुनने को मिलता है कि एमडी का नीस की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके पास बिजनेस जा रहा है, तो वी फील रियली रियली सैड। सो इसका नुकसान सिर्फ आप अपने उस इवेंट पर नहीं कर रहे हो, इसका नुकसान आप अपनी पूरी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसको आप दुनिया को प्रमोट करना चाहते हो, आप दुनिया को एक्सपीरियंस कराना चाहते हो, आप उस पर उसका नुकसान कर रहे हो। क्योंकि जिस कंपनी ने आपके लिए वो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट आइडिएशन बनाया है, अगर उसने कितना डीपली आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपके सर्विस के बारे में रिसर्च किया होगा, सोचो वो कंपनी जब आपके साथ जुड़कर काम करेगी और लंबे वक्त तक काम करेगी तो वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को कहाँ तक लेके जा सकती है। डू यू रियली थिंक कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब आप उस कंपनी को बुलाओगे, ठीक है बिजनेस की ज़रूरत है, हम आएंगे, बट क्या उस एफर्ट या उस एनर्जी के साथ में हम काम कर पाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है जब हम एक रिलेशन एक एक रस्सी की तरह होता है, आपने अगर एक बारी वो काट दिया, आप जोड़ोगे तो गांठ तो बीच में आ ही जाएगी। अब जब भी उनके साथ वो इवेंट करोगे, आपके माइंड में वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा। ऐसा हुआ था और प्रोबेबली आप शायद दम पूरा लगाओगे कॉन्सेप्ट डेवलप करने का, शायद वो उतना आ नहीं पाएगा। दिस इज व्हाट आई फील। मुझे लगता है कि ये जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका उतना ही आसान सॉल्यूशन भी है Please. अगर ब्रांड उस चीज़ को करना चाहे तो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चीज़ होती है कि इवेंट एजेंसीज को जनरली, मैं नहीं मानता हूँ कि हम एक इवेंट एजेंसी हैं, वी आर ए बंच ऑफ पीपल जो कि क्लाइंट के लिए अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जो कि उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ साथ उनकी लाइफ के अंदर भी ना चेंजेस लेके आ सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्रांड क्लियर कम्युनिकेशन एजेंसी के साथ करें, जब उनको लेट्स से कॉन्सेप्ट चाहिए या प्लानिंग चाहिए, तब वो कम्युनिकेशन बहुत अलग होता है। जब वो सबमिट कर देते हैं, उसके बाद का कम्युनिकेशन एकदम ख़त्म हो जाता है। आप किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप उस एजेंसी के साथ काम नहीं कर रहे हो, देयर इज़ नो हार्म। जब वो एजेंसी आपके पास में आपका इवेंट करने के लिए 5 बार मीटिंग के लिए आ सकती है, वो फीडबैक के लिए 6ठी बार भी आपके साथ मीटिंग के लिए आ सकती है। आप उस एजेंसी को फीडबैक दो कि जेन्युइनली आपने क्यों वो बिजनेस उस एजेंसी को पास ऑन नहीं किया। उससे एटलीस्ट हम एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। उससे एटलीस्ट आप एक कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी आप कर सकते हैं। तो ये अगर होगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें बदलेंगी हमारी इंडस्ट्री के अंदर। मुकुल, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेंट इंडस्ट्री में जॉब्स रिड्यूस कर सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, लोग ये चीज़ कहते हैं कि एआई इवेंट इंडस्ट्री में नहीं, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी इंडस्ट्री में जॉब ले सकता है। बट हाँ, हमको कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, बदलाव ही इस सृष्टि का नियम है। अगर हम अपने आप को, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। एब्सोल्युटली राइट। तो अगर हम अपने आप को बदलेंगे नहीं वक्त के मुताबिक, ठीक है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने फोटोग्राफी इतने सालों से की, ठीक है, इतने दशकों का तजुर्बा आपको है। फोटोग्राफी तो तब भी हो रही थी जब कोडैक के कैमरे आते थे, ठीक है। आज कोडैक से हम डिजिटल वर्ल्ड पर आ गए हैं, डिजिटल से अब हम एआई कैमरास पर आ गए हैं। आप अपने आप को अपग्रेड करते हो या नहीं करते हो? बिल्कुल करते तो वाई हम एआई को एनिमी की तरह देख रहे हैं? क्यों हम इसको एक फैंटास्टिक सपोर्ट सिस्टम की तरह नहीं देख रहे हैं? मैं आपको ना अपने ही ऑफिस का ना एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे ऑफिस में मान लीजिए एक ऑपरेशन का बंदा, जो सबसे छोटे, मैं छोटा प्रोफाइल नहीं बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो, बट जो लास्ट एंड पे प्रोजेक्ट के काम करते हैं, उनको प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है मल्टीपल तरीके से। एआई आने से पहले वो इतना प्रॉब्लम फेस करते थे। क्यों? क्योंकि अब ऑब्वियसली कि हमारा हिंदी प्रधान देश है, हम हिंदी पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर आपकी एजुकेशन, इनिशियल एजुकेशन उस लेवल की नहीं हुई है जहाँ पर आप लेट्स से फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं या आप फ्लुएंट इंग्लिश लिखते हैं, तो उस तरीके का चैलेंज हमारे उन ऑपरेशन टीम के साथ में
काफ़ी आता था। अब इवेंट ख़त्म होता है, वो सिर्फ आधे घंटे के अंदर उन्होंने जो जो किया है उसको हिंदी में एआई के साथ बात करके उसकी इतनी बढ़िया रिपोर्ट बनाते हैं और क्लाइंट को भेज देते हैं। Awesome. एंड मैं इमेजिन नहीं कर सकता, कई बार क्लाइंट्स ने हमको अप्रिशिएट करके मेल डाला है, बिकॉज उनको भी ये रियलाइज़ होता है कि उस लेवल का बंदा एआई को यूज़ कर रहा है। तो चाहे हम अपने टॉप लोगों को देखें, वो जिस तरीके से एआई का यूज़ कर रहे हैं क्रिएटिविटी के अंदर, चाहे वो डिज़ाइन एंगल है, चाहे वो कम्युनिकेशन एंगल है, चाहे वो कंटेंट का एंगल है, एटलीस्ट हर इंसान की ना अपनी एक अलग अलग खासियत होती है। हो सकता है मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, हो सकता है मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, बट मैं बहुत अच्छा प्रेजेंट नहीं कर सकता। अब मुझे अगर अच्छा प्रेजेंट करना है तो मेरे पास आज एक ज़रिया है कि मैं लिखकर बोलकर एआई से समझ सकूं कि मैं क्या प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो हमको लगता है कि एआई से, लगता नहीं है, ये मैं बहुत 100% श्योर हूँ कि इन फ्यूचर में एआई से सिर्फ जॉब्स बढ़ेंगी ना कि कम होंगी। हाँ, हमको ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी नई चीज़ आई है तो हमको उस बदलाव को समझना होगा। और एक बार अगर आपने अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट बना लिया तो आप कहेंगे यार, मतलब इससे तो अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी लगती थी या डर लगता था, लाइक मैं बोलूँ, मेरा सबसे बड़ा डर होता था किसी भी बैठ के प्रेजेंटेशन को बनाना। मैं सोच सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, बट वो प्रेजेंटेशन बनाना इज़ लाइक मैं बोल के क्लाइंट को प्रेजेंट कर दूंगा। बट अब क्या चीज़ होता है, इट्स वेरी गुड, मेरे को कोई आइडिया आ रहा है, मुझे कोई लेट्स से दिमाग में कोई प्लानिंग आ रही है, तो मैं अपनी टीम को बताता हूँ एंड दैट प्रेजेंटेशन इज़ रेडी। So your favorite AI tool? माई फेवरेट एआई टूल, देखो हम मल्टीपल टूल्स यूज़ कर रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा डीप में अभी नहीं किए हैं, बट अभी तक के लिए अगर मैं बोलूँ तो चैट जीपीटी इज़ समथिंग विच आई एम पर्सनली यूजिंग। बट लेट मी टेल यू, हमको एआई को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना होगा, क्योंकि हर टूल की अपनी एक खासियत है। आपको कंटेंट चाहिए तो एक अलग टूल है, आपको डिज़ाइन चाहिए तो एक अलग टूल है, आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो अलग टूल है, वीडियो चाहिए तो एकदम अलग टूल है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे टूल हैं, तो वो लर्निंग होना आपको बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी इज़ लाइक माई सेक्रेटरी। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी मुझे सॉल्यूशन चाहिए होता है, मैं डालता हूँ इनफैक्ट ओवर स्क्रिप्ट, थैंक्स टू चैट जीपीटी। आप मैंने आपका प्रोफाइल लिंक्डइन से उठाया, चैट जीपीटी को दिया, मैंने कहा इनके साथ पॉडकास्ट करना है, बताओ क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर बीच में कुछ एडिशन डिलीशंस हुए, बट दिस वर्क वेरी वेल। आप एकदम सही बोल रहे हैं। एंड सौरभ, मैं आपको कहूँगा, अगर आप मल्टीपल एआई टूल यूज़ कर सकते हैं तो आपके पास मल्टीपल सेक्रेटरीज हो सकती हैं। मुकुल, क्या इवेंट इंडस्ट्री मेंटली एग्जॉस्टिंग होती है? सौरभ, एक बात बताओ, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो मेंटली एग्जॉस्टिंग नहीं होती है? आप मुझे एक बात बताओ, कभी कभी ये होता है कि आप पूरी पूरी रात शूट कर रहे होते हैं, लग्जरी वेडिंग है, बिना सोए, टीम थोड़ा सा मौका मिला किसी सोफे पर या किसी सोफे के पीछे कहीं जाके, मेंटली एग्जॉस्टिंग जो वर्ड है ना, वो एक्चुअल में मुझे लगता है थोड़ा गलत है। अगर आप अपने काम से बहुत प्यार करते हैं और आप उसको दिल से करते हैं, आप टायर्ड हो सकते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट नहीं हो सकते। मेंटली एग्जॉस्ट आप तभी होगे जब आप उस इंडस्ट्री में जिसमें आप काम कर रहे हो ना, उससे आप प्यार नहीं करते, आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हो। आप मेंटली एग्जॉस्ट भी होगे, आप स्ट्रेस में भी काम करोगे और आप प्रोडक्टिविटी कभी नहीं लेके आ सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप पैशनेट हो जाओगे इस इंडस्ट्री के लिए और आप दिल से काम करोगे। तो सिंपल मुझे ऐसा लगता है। पेमेंट डिलेज इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की रियलिटी है या बैड मैनेजमेंट? कंप्लीटली बैड मैनेजमेंट है। प्लीज एक्सप्लेन, क्योंकि आई हैव सीन वेरियस, मतलब आई स्टार्टेड माई करियर विद वेरी बिग इवेंट कंपनी ऑफ दिल्ली, ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो नॉट टेक नेम। 6 महीने तो मिनिमम टाइम था उनका, साल 1.5 साल भी लग जाता था कई बार पेमेंट आने में। ऐसा कैसे? मतलब क्या वो उनको टाइम से पेमेंट नहीं आती है? ऐसा हो सकता है? तो सौरभ बताओ, आपको इसका मेरे से बुकिश आंसर चाहिए या आपको एक्चुअल टिपिकली रियल आंसर चाहिए, जो लोग गलती करते हैं जिस वजह से उनकी पेमेंट डिले होती है? रियल आंसर। रियल आंसर चाहिए। सौरभ, ह्यूमन नेचर पता है क्या है? ह्यूमन नेचर ये है कि उसको सब कुछ करना है।
और ऐसा नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर मैंने वो वक्त देखा हुआ है जहाँ पर मुझे ये लगता था कि अगर मेरा कोई इवेंट छूट गया तो मुझसे बड़ा नुकसान किसी का हो नहीं सकता। सबसे बड़ी पेमेंट फंसने का एक रीज़न ये होता है कि जब आप सब चीज़ों को करने की कोशिश करते हो ना, तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल जाते हो। तो होता क्या है कि पेमेंट कब फंसती है? चलो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि मैं आपके लिए फ़ोटोग्राफी करता हूँ। आप एक कंपनी है जो आप मुझे रेगुलर बेसिस पर हायर करते हैं। मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, आपको भी लगता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, इसलिए आप मेरे पास में बार-बार आप मुझे काम देते हैं। बट आपने क्या चीज़ किया कि अच्छा ठीक है यार, ये तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो रेगुलर कर रहा है, तो जितना पैसा इसका होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज़ सबको क्या लगता है कि जितना पैसा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी, बट लोग इसका दूसरा नुकसान नहीं समझते। जिस दिन मैं आपको आके ये बोलूँगा कि सौरभ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा अगर अगली बार से आप मुझे मिनिमम 50% एडवांस नहीं दोगे एंड 50% मुझे इवेंट के एक हफ्ते के अंदर चाहिए, और मैं आपसे ये चीज़ चाहता हूँ कि आप मेरे को प्रॉपर ये रिटर्न में ईमेल दीजिए, या आपके यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर का सिस्टम है, आप मुझे परचेज़ ऑर्डर दीजिए। पहली बार में पता है क्या होगा? सौरभ को बड़ा हिट होगा। सौरभ कहेगा यार तुम ही थोड़े ना फोटोग्राफर हो, और भी बहुत सारे फोटोग्राफर हैं, ठीक है मैं उनको बुला लूँगा। उस टाइम पर मुझे ये होना चाहिए कि मैं इतनी स्ट्रांग रखूं कि अगर मेरे पास में सौरभ जैसे मिनिमम, क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो सौरभ जैसे मेरे पास में 10 क्लाइंट और होंगे। होगा क्या, 10 में से 4 क्लाइंट आपके साथ काम नहीं करेंगे। एक्चुअल में क्या था, उन 4 क्लाइंटों की आपको ज़रूरत नहीं थी, आपको ज़रूरत सिर्फ उन 6 क्लाइंटों की थी, और वो 6 क्लाइंट आपकी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और आपके साथ में काम करेंगे और आपको टाइम से पैसा देंगे। हम ये चीज़ करना नहीं चाहते हैं, हम उस डर में जी रहे हैं कि अगर वो 4 क्लाइंट चले जाएंगे तो क्या चीज़ होगा। बट अगर आप इसको रियल में लाइफ के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप एक बार ये करके देखो। वो जो 4 क्लाइंट है ना, वो भी आपके पास वापस आएंगे, बिकॉज वो जानते हैं कि काम आप अच्छा करते हो, बट वो ये भी साथ में जानते हैं कि यार इस इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको जैसा चलाना चाहते हैं ये वैसे चल रहा है। सो ये एक सबसे है। तो इसीलिए यहाँ पर ना ये इंडस्ट्री की रियलिटी नहीं है, डेफिनेटली ये रियलिटी नहीं है। आज मैं बहुत ही प्राउड के साथ बोल सकता हूँ, हम वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ के साथ में काम करते हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के साथ में काम करते हैं, एंड वी टेक ऑलमोस्ट 70 to 80% एडवांस पेमेंट एंड क्लाइंट इज हैप्पीली गिविंग। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। एंड इफ एनी क्लाइंट इज डूइंग सच थिंग, अगर आपको अपने काम पे भरोसा है, सिंपली से नो। देयर इज लॉट ऑफ वर्क इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री Art में of saying बहुत no is very important. आर्ट ऑफ सेइंग नो एंड हाउ यू आर टेलिंग। आप ऐसे ही नो नहीं बोल सकते। Right. क्या आप सच में अपनी इंडस्ट्री की अव्वल दर्जे की सर्विसेज और प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो? आप तभी बोल पाओगे। आप में खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये होना चाहिए कि यार क्लाइंट ने बोला ना कि अगर मुझे रेगुलरली सौरभ के साथ काम करना है या मुकुल के साथ काम करना है, तो फ़ोन आ गया ना, सर हो जाएगा। चाहे मेरे पास उस दिन 4 और इवेंट्स मैं कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि यार ये क्लाइंट के लिए ना मुझे काम करना है, चाहे मैं कुछ भी ये चीज़ करूँ। बट अगर मुझे एक क्लाइंट जो मुझे 6 महीने वेट कराता है, मेरे पास एक इवेंट भी होगा ना, बोलूँगा सर इट विल नॉट। This I have learned after so many years of working, so many mistakes. After that, I have learned this. So I strongly would like to say कि आप कैसा चाहते हैं अपने आप को ट्रीट कराना, आप वैसा ट्रीट करा सकते हैं। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर दिस गोल्डन वर्ड्स। मुकुल, मैंने सुना है कि आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, तो आपने कहाँ से शुरुआत करी? कोई डाउट नहीं है सौरभ इसमें, मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। मैं कुछ पार्ट ऐसे बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत ही ग्राउंड लेवल से अपना करियर स्टार्ट किया, और उस ग्राउंड लेवल में बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल था। आई जस्ट वुड लाइक टू यूज़ वन दैट माई फर्स्ट वर्क वॉज लाइक नेहरू प्लेस की रेड लाइट पे खड़े होकर लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई करियर। तो मैं और डीप में नहीं जाऊँगा, बट हाउ आई एंटर्ड इन द इवेंट इंडस्ट्री दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मुकुल खड़ा होके
पैम्पलेट्स या लीफलेट्स बांट रहा है। Exactly. There is no that kind of a thing. One of the computer product got launched, and my first job was as a leaflet distributor. From there, I started my मतलब ये career तो वही of बात the हो गई जैसे event industry. आज का शाहरुख खान उस समय का थिएटर आर्टिस्ट। चलो एनीवेज। सो है, मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ के अंदर ना ऐसा लेट्स से कुछ ना कुछ फेज़ होते हैं। मेरे भी ये फेज़ थे, और मैं आज जब उन पलों को सोचता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। ठीक है, नॉट एज अ प्राइड ऑफ काइंड ऑफ अ थिंग, बट मुझे अच्छा लगता है कि कहाँ से मैं यहाँ तक आ पाया, कैसे मैंने अपनी वो जर्नी से मैं यहाँ तक आ पाया। तो एक स्टोरी बताता हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे ये हुआ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि इस वक्त इंडिया से बाहर है, और बहुत बहुत ही सक्सेसफुल करियर के अंदर है, तो मैं उसको क्रेडिट देता हूँ। तो हम लोग एक जॉब किया करते थे साथ में, और वो जॉब भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हम हिंदुस्तान टाइम में थे, घर घर जाते थे सवेरे 5 बजे 6 बजे, और लोगों को कन्विंस करते थे कोई दूसरा न्यूज़पेपर से हिंदुस्तान टाइम पर आने के लिए। तो वो सैटरडे संडे जब छुट्टी होती थी, तो उन सैटरडे संडे या दिन में कभी डिफरेंट इवेंट्स के प्रोजेक्ट करने जाता था टेम्परेरी बेसिस पर। तो उसमें उसको उस टाइम पर, ये मैं बात बता रहा हूँ शायद आज से 20 साल या 22 साल पहले की मैं बात इवेंट बता के रहा हूँ। प्रोजेक्ट मतलब जैसे आजकल Temporary रजिस्ट्रेशन basis पे बॉयज या गर्ल्स बैठे होते हैं लगभग हाँ, समथिंग लाइक दैट। बट उसके अलावा भी इवेंट इंडस्ट्री बहुत अलग अलग है। इवेंट में ही आप देखोगे, इसको जनरली हम BTL मार्केटिंग बोलते हैं, बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। तो इसमें आपका इवेंट्स, एग्जीबिशंस, कॉर्पोरेट ऑफ साइट, माइस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और ब्रांड एक्टिवेशन, जैसे आपने मॉल एक्टिवेशन देखे, रोड शोज़ देखे, इस तरीके से, या फिर किसी शॉप पर एक्टिवेशन हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो उस टाइम पर जाया करता था। और 1 दिन के 2 दिन के उस टाइम पर उसको 200 रुपये पर डे, 300 रुपये पर डे उसको मिलते थे। वो बड़े एक्साइटिंग होते थे, क्योंकि उस टाइम पर वो 200 रुपये 300 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत होती थी कि आपने 1 दिन काम किया और आपको ये पैसा मिल गया। तो मैंने उसको बोला, यार कभी मौका मिले ना तो मेरे को भी ये चांस चाहिए, क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी, काम करना था। तो ऐसे ही उसने कहा कि ठीक है, एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, लेके चलते हैं। ये बात है जब नोकिया 1100 लॉन्च हुआ था ओह फ़ोन। माय गॉड। तो एक एजेंसी थी जिसके पास में उसको अलग अलग जितनी भी मोबाइल शॉप्स होती हैं उस पर सॉफ्ट लॉन्च करने का प्रोजेक्ट उनके पास आया हुआ था। एक्चुअल में क्या था, उसका ऑफिशियल लॉन्च जिस डेट पर होना था उससे ये 2 दिन पहले का प्रोजेक्ट था, जिस दिन हम पहुँचे। और वहाँ पर ये था कि अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली NCR की टॉप 22 मोबाइल शॉप्स थी जिन पर इनका सॉफ्ट लॉन्च होना था। और जब वहाँ पर हम गए तो इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज़ पूछा कि आपने कभी पहले इस तरीके का कुछ काम किया है? मैंने बोला कि मैंने इस तरीके का काम नहीं किया, बट मुझे फ़ील्ड की नॉलेज काफ़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये प्रोजेक्ट सिर्फ उन एक्सपीरियंस्ड लोगों को देना चाहते हैं जो कि इस तरीके से इसको मैनेज कर पाएँ, बिकॉज़ ये टाइम बाउंड है, हम आपको फिर और कोई प्रोजेक्ट देंगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं समझता हूँ कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने काम को समझा है। मैं थोड़ी सी रिसर्च जब वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान जो 20-25 मिनट का टाइम था, तो मैंने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि क्या क्या करना है। तो मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो मैंने उनको बोला कि मैंने आपका काम अच्छी तरह से समझा हुआ है, आप मुझे बताइए, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप मुझे ये काम दोगे तो आपको लेट डाउन नहीं करूँगा मैं। उन्होंने कहा कि हम आपकी फीलिंग समझते हैं अच्छी तरीके से, बट हम रिस्क नहीं ले सकते। फिर मैंने कहा कि मैं समझता हूँ, थैंक यू, बट लास्ट में मैंने उनको ये चीज़ बोला कि मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर मैंने आपका ये काम नहीं कर पाया, आप मुझे मेरे को पैसे मत देना इस चीज़ के, और मेरे लिए इस टाइम पर पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको ये काम कर दिया, देन इफ़ यू फील कि मैंने आपका सेटिस्फाइड काम किया है, देन यू कैन पे मी। सो ये एक जो वहाँ पर इंटरव्यू ले रहा था, मुझे आज भी याद है, उसका नाम आशीष शर्मा। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। ही गेव मी माई फर्स्ट चांस ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड वरुण दत्त, दीज वर द 2 पीपल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चांस लेते हैं, एंड दे गेव मी दैट प्रोजेक्ट। एंड फॉर्चुनेटली ज़ील थी करने की,
जज्बा था, तो मैंने वो पूरा सॉफ्ट लॉन्च उन 22 दुकानों में किया। मैंने कैसे किया मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। तो मैंने पहले प्रॉपर रूट प्लान बनाया, और जो सबसे दूर दुकान थी, लेट्स से कि गाज़ियाबाद के डासना के अंदर, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम माई होम एट 7 o'clock, कि जब दुकान खुले तो मैं उस पहली दुकान के सामने होना चाहिए। तो उस तरीके से मैंने रात को, लास्ट एक दुकान थी जो 10 o'clock की थी, एंड मुझे आज भी याद है, मैंने उस दुकान वाले जो भैया थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप 15 मिनट मेरे लिए दुकान एक्स्ट्रा खोल लीजिए, क्योंकि आपके लिए भी ये कल मोबाइल का लॉन्च हो रहा है, तो आपके यहाँ पे सॉफ्ट लॉन्च होना बहुत ज़रूरी है। तो ही अंडरस्टूड। कहते हैं ना, जब आप करने की कोशिश करते हो तो सारी चीज़ें आपके साथ मिल जाती हैं, एंड दैट वाज द डे। सो वो एक उस एजेंसी के लिए भी ना एक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ टास्क था, विच आई कंप्लीटेड, और फिर वहाँ से मेरी इवेंट की जर्नी शुरुआत हुई। तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। तो मतलब रिसर्च, डिसिप्लिन, टैलेंट, ये मुझे लगता है बेसिक्स हैं, बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते सक्सेसफुल तरीके से। और कॉन्फिडेंस, तो मुकुल में ये आज भी है और तब भी था। उस टाइम पर शायद ज़रूरत थी, और आज शायद ये अब एक आदत बन गई है। तो वो ज़रूरत ने आपको सिखाया और उस सीख को आप आज तक अपने साथ लेके चल रहे हो। मैं उसको आज साथ लेके चलता हूँ, और मैं अपने उस वक्त की बहुत बहुत इज्जत करता हूँ। मैं कभी ये चीज़ नहीं बोलता हूँ कि ऐसा वक्त क्यों आया मेरी ज़िंदगी के अंदर, या ऐसा क्या चीज़ था, बट मुझे लगता है कि शायद उस वक्त ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया, जो आज तक मेरे साथ चल रहा है। मुकुल, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग और इवेंट इकोसिस्टम तक कैसे पहुँचे? जैसे कि मैंने पहले कहा था, इस इंडस्ट्री में बहुत एवोल्यूशन हुआ है, बहुत इवॉल्व हुई है ये इंडस्ट्री। आज से 15 साल पहले बहुत कुछ अलग था, आज से 10 साल पहले बहुत कुछ अलग था, कोविड से पहले बहुत कुछ अलग था, कोविड के बाद आज एकदम अलग है। और मैं एक बड़ी फ़नी तो नहीं कहूँगा, बड़ी अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में। शायद ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को जनरेट किया होगा, क्योंकि जब क्या होता है, शुरुआत में आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो आपको कुछ वक्त बाद लगता है कि यार ये तो मुझे करना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। और तो बहुत सारे लोग एंटर करने के बाद में इस इंडस्ट्री के अंदर एंटरप्रेन्योर बनते हैं। कितने सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं ये डिपेंड नहीं करता, बट हर कोई आके इस इंडस्ट्री में ना एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। तो ये इस इंडस्ट्री की एक बहुत अच्छी बात भी है कि आपको ये बताती है कि अगर आपने कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखा तो आप इसके अंदर खुद का बिजनेस कर सकते हैं। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में नहीं होता है कि आप उसमें नौकरी करने गए और आप चाहोगे कि आप आज आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर आप जाओगे, या आप कोई ऑटोमोबाइल कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, तो आप ये नहीं करोगे कि मैं कल से उस प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। इवेंट मैनेजमेंट के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको आने के बाद लगता है कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। अगर आप अच्छा कर गए तो आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो। तो एंट्री का मैं बहुत ही बेसिक तरीका बताता हूँ। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत है, इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसकी प्रॉपर लेट्स से कॉलेजेस भी अटेंड कर सकते हैं, बट मेरा पूरी तरीके से मानना ये है, ये इंडस्ट्री को बिना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किए आप ना ही तो इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, ना ही आप इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप बेसिक से घुसना चाहते हैं तो मैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अगेन इवेंट वो नहीं है कि जिस दिन आप गए और आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैनेज कर लिया या बैक स्टेज मैनेज कर लिया तो आप इवेंट के अंदर आ सकते हैं। इवेंट अगेन उस दिन से है जब आपके पास क्लाइंट का ब्रीफ आ रहा है, या आप कुछ अपना नया बना रहे हो जो आप जाके क्लाइंट को पिच करने वाले हो। तो आप किसी भी इवेंट एजेंसीज के पास में आप जाते हैं, इंडिया में बहुत सारी इवेंट एजेंसीज हैं, हर कोने कोने पे इवेंट एजेंसी है। तो शुरुआत के अंदर आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप जाओ, और सिंपल आपका थॉट प्रोसेस 0% पैसे कमाना होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस लर्निंग होना चाहिए। और आप उस एजेंसी को जाकर बोलो, रिक्वेस्ट करो कि मुझे स्क्रैच से सीखना है, आप मुझे हर प्रोसेस में इन्वॉल्व करो। किस तरीके से प्लानिंग होती है, किस तरीके से डिटेलिंग होती है, किस तरीके से साइट ट्रैकिंग होती है, बहुत बहुत सारी चीज़ें। तब आप रियल में इस इंडस्ट्री को समझ पाओगे और आप एंटर कर पाओगे। क्योंकि आपने ये चीज़ सोच लिया कि आप डायरेक्टली किसी भी रोल में आके आप कर सकते हो। इवेंट इंडस्ट्री में चाहे कोई भी रोल हो, चाहे वो क्लाइंट सर्विसिंग का रोल है,
चाहे वो ऑपरेशंस का रोल है, चाहे वो क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का है या बिजनेस डेवलपमेंट का है, जब तक आपने इस इवेंट इंडस्ट्री के स्क्रैच को या ग्राउंड को नहीं समझा है, तब तक आप इवेंट इंडस्ट्री में अच्छा नहीं कर सकते। तो आपको शुरुआत तो बेसिक लेवल से करनी पड़ेगी। आपको शुरुआत में इवेंट्स को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ना ही तो क्लाइंट्स को अच्छी तरह से सर्व कर पाओगे, ना ही अच्छा एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाओगे। तो मतलब आपको नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है तो गली क्रिकेट से शुरुआत करनी पड़ेगी। एकदम फैक्ट है, एकदम सही एग्जाम्पल आपने दिया है। आपको शुरुआत में बल्ला पकड़ना सीखना ही पड़ेगा, आपको बॉल खेलने के लिए लाइन लेंथ अंडरस्टैंड करनी ही पड़ेगी, ये फैक्ट है। मुकुल, आपका फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू कौन सा था? फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बड़ा ही आइकॉनिक सा इवेंट था सौरभ। हमने मास्टर शेफ जो संजीव कपूर है हमारे, हमने उनका फूड चैनल लॉन्च किया था, जिसमें सेलिब्रिटी फेस माधुरी दीक्षित थी। उस इवेंट में ये इवेंट ऑलमोस्ट आई थिंक अगेन इफ़ आई से मैंने 16 या 17 साल पहले ये इवेंट किया था। तब जाके मैंने अंडरस्टैंड किया था कि एक बड़े सेलिब्रिटी को आप कैसे मैनेज करते हो, हर एक मिनट की क्या इम्पोर्टेंस होती है, आप किस तरीके से इवेंट को पूरे फ्लो के साथ रन करते हो। बिकॉज उस इवेंट में सिर्फ यही 2 सेलिब्रिटी नहीं थे, बहुत और भी नामी ग्रामी लोग आए हुए थे जिन लोगों ने इस इवेंट के इस चैनल में इन्वेस्ट किया हुआ था। सो बहुत सारे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे और ये इवेंट भी हमने बड़े ही आइकॉनिक प्लेस इम्पेरियल होटल के अंदर लॉन्च किया था। मेरे को ये भी जानना है कि हाउ यू क्रैक दैट। मतलब आपका तो पहला मेजर प्रोजेक्ट था और पहले मेजर प्रोजेक्ट में माधुरी दीक्षित, संजीव कपूर, उनको आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस कैसे आया? ओके, तो इसकी भी बड़ी ही ना इंटरेस्टिंग स्टोरी है सौरभ। मेरी एक क्लाइंट है, मैं उनकी आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट ब्रेक उन्होंने दिया था। आज भी वो एक बहुत बड़ी ब्रांड की हेड मार्केटिंग है। वो उस वक्त एक ब्रांड में होती थी, मैं आज ये ब्रांड का नाम लेता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हमने एक्सपीरियंस क्रिएट किया था। आपको याद होगा हम सब जीन्स पहनते हैं, लीवाइस इज़ आवर फेवरेट ब्रांड, ठीक है। तो लीवाइस ने 501 एब्सोल्युटली राइट। सो लीवाइस ने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था, लीवाइस स्ट्रॉ सिग्नेचर। आपको याद होगा जब हम कॉलेज में होते थे तो क्या था कि लीवाइस की जीन्स जनरली महंगी होती हैं, तो उन्होंने स्पेशली ये निकाला था स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ, तो मैं ये वाला जो प्रोजेक्ट था, आई वॉज वर्किंग विथ वन ऑफ दी लाइक एक्सटर्नल पार्टनर। तो उसमें इस प्रोजेक्ट को ना हमने मिल के साथ डिज़ाइन किया था। तो हमने इसमें क्या किया था कि जीन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जीन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसकी फिटिंग। बिकॉज और आज भी मतलब आपका भी एक्सपीरियंस होगा, मेरा भी एक्सपीरियंस होगा कि विदाउट फिटिंग जीन्स आपको कंफर्टेबल नहीं लगती है। तो लीवाइस इज़ फेमस फॉर दैट फिटिंग। तो उनका ये चीज़ था कि हम किस तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुँचें। तो हमने एक आइडिएशन क्रिएट किया था, हमने पूरा एक ट्रक पर एक मिनी शोरूम बना दिया था। आप एग्जैक्टली जैसे लीवाइस का शोरूम देखते हैं, हमने पूरा शोरूम विद प्रॉपर ट्रायल रूम हमने क्रिएट किया था और उसका काम था उस ट्रक का। तो ये हमने मल्टीपल स्टेट्स में किया था। तो लेट मी गिव यू एग्जांपल, जैसे महाराष्ट्र ले लेते हैं। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। तो ये ट्रक उन कॉलेजेस में जाता था, वहाँ पर स्टूडेंट्स आते थे, अपनी जीन्स को ट्राई करते थे। ट्राई करने के बाद में उनको हम एक कूपन देते थे, बोलते थे कि अब आप जाइए और जो उस सिटी का लीवाइस का शोरूम है वहाँ से आप 699 रुपीज़ के अंदर ये जीन्स परचेज कर सकते हैं और इसके साथ आपको वर्थ ऑफ 499 की फ्लिप फ्लॉप्स मिलेंगे। ठीक है, दैट वाज वी वर गिविंग। वो इतना सक्सेसफुल हुआ, तो उस टाइम पर उस ब्रांड की जो मार्केटिंग हेड थी उनको इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। सो शी कॉल्ड मी कि मुकुल, I have joined this new brand and I would like you to do this event, and then this You made the history. story started. We created the concept and we delivered that project. ये तो वही बात होगी जैसे सौरव गांगुली ने धोनी को कहीं खेलते हुए देखा, बोला ये अगली बार मेरी टीम में खेलेगा। awesome. इवेंट इंडस्ट्री में ये है और भी ऐसा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बट हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस उस इंसान के साथ कैसा रहा है। हम आज भी ये चीज़ बोलते हैं, वी आर एज गुड एज आवर लास्ट प्रोजेक्ट, हाउ वी हैव डिलीवर्ड आवर लास्ट प्रोजेक्ट। हमारी इंडस्ट्री में कोई रीटेक नहीं होता, हमारी इंडस्ट्री में जैसा है वैसा ही आपको दिखाना है। अगर आप उतने प्रिपेयर्ड नहीं हो तो यू कांट सर्वाइव फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। दैट इज़ द थिंग। मुकुल, ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपकी थिंकिंग चेंज कर दी? मैं आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताता हूँ। उसने मेरी थिंकिंग ही नहीं, उसने मेरी पूरी ही लाइफ अपसाइड डाउन कर दी। जैसा मैं सोचता था वो मेरा सोचने का नज़रिया बदल गया। ये हुआ जब मैंने हार्टफुलनेस मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। वाह। और मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे स्पिरिचुअल संस्थाओं के साथ में पास्ट में काम किया। मैं सही गलत नहीं बोलूँगा, बट समहाउ मैंने इतना ज़्यादा कमर्शलिज्म हर जगह देखा, तो मेरा ना एक तरीके से ट्रस्ट जो था वो उठ गया किसी भी उस पर। तो जो मेरी खूबसूरत वाइफ है उमंग अग्रवाल, फॉर्चुनेटली आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट शी इज़ इन माई लाइफ। तो शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू दैट सिस्टम, and when I went deep into that system, I realized the power of meditation. मैं कुछ आपको ना इसके रियल इंसिडेंट बताता हूँ। तो हमारी इंडस्ट्री, जैसा कि कहते हैं, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल इंडस्ट्री है। कभी भी कुछ भी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर आपको इतने सारे लोगों को डील करना होता है और हर कोई आपके मुताबिक नहीं सोचता है। आपके लिए वो इवेंट बहुत बड़ा हो सकता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वहाँ पर वो एक बेचारा जेनरेटर वाला आया हुआ है, उसके लिए वो उस लेवल की थिंकिंग हो, या और भी बहुत सारे लोग जो उस इवेंट पे इन्वॉल्व हैं। तो कहीं भी कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे अगर होती थी तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन आती थी, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते थे कि जिसमें आप डिस्टर्ब होते थे। तो जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो शुरुआत में इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो मैं एक एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताता हूँ कि पहले तो मेडिटेशन जब करना स्टार्ट किया तो होता नहीं था, बहुत सारे थॉट्स आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे उमंग ने बोला कि मुकुल, व्हाट आई जस्ट वांट दैट डोंट थिंक अबाउट मेडिटेशन, जस्ट क्लोज योर आइज एंड डू इट। तो उस वक्त मैं कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था या चैलेंजेस फेस कर रहा था, तो मुझे उसका सॉल्यूशन आया उस दौरान। और मैंने देखा कि मैंने उसको थोड़ा सा और रेगुलर करने की कोशिश की, तो जितनी भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम थे उसके सारे सॉल्यूशन आने लगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब लाइक यू जस्ट क्लोज योर आइज एंड start talking to yourself and you have all answers of whatever problem and challenges you are facing. पहले क्या हो रहा था, हम भागी रहे थे। तो हार्टफुलनेस मेडिटेशन ने वो ठहराव मेरे अंदर लेके आया, एंड आज वो सिचुएशन हो गई है दैट इफ आई डोंट डू मेडिटेशन आई फील दैट समथिंग wrong is going with me. Wrong is not in the sense of that I am not able to be as a centered person. तो जब मैंने इसको करना स्टार्ट किया, तो जैसे मैंने पॉडकास्ट में पहले आपको बोला था, ऐसा नहीं था कि हमारे साथ ये सब चैलेंजेस नहीं थे, कि पेमेंट्स नहीं आती थी, कि मतलब पेमेंट्स टाइम से नहीं आती थी, या और लोगों के साथ प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। बट मेडिटेशन करने के बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि आपको क्या क्या नहीं करना। मेडिटेशन का जो मेरा पर्सनल तजुर्बा है उसने ये बताया कि ये नहीं करना। पहले पता ही नहीं था, पहले आप कर लेते थे, तब आपको रियलाइज़ होता था कि अगर यार ये नहीं करता तो ज़्यादा ठीक रहता। बट अब पहले से ये पता हो जाता है कि ये चीज़ में आपको लग रहा है कि ये सही नहीं जाएगा। तो इसने मेरा बहुत सोचने का, किसी भी काम को करने का पूरा नज़रिया ही बदल दिया। तो दिस वाज द पॉइंट जहाँ पर मेरी पूरी की पूरी लाइफ
टर्न अराउंड हो गई थी जब मैंने इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर मैंने इन्वॉल्व किया. You also felt cosmo connected when you were meditating? सो लेट मी टेल यू, मैं इसमें ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि कॉस्मो कनेक्टेड या वो चीज़, बट आई फील कनेक्टेड विद माई सेल्फ. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रियल में अपने आप से कनेक्ट होते हो तो आप सिर्फ अपनी सारी दुविधाओं को, बट आप अपने आसपास भी ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हो जहाँ पर आप, मतलब आप ये सिंपल समझ लो कि आपके पीस के लिए ना आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. तो बहुत टाइम ऐसी चीज़ें होती थी मतलब फैमिली के अंदर भी, लेट्स से हम कोई भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या कोई भी हम लड़ाई कर रहे हैं, तो उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो लड़ाई लड़नी ही नहीं थी, अगर जीत भी गए तो भी हार जाओगे. तो ये रियलाइज़ हुआ अगेन कि इसको करने से ना आप इतना ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट हो जाते हो कि आप सही तरीके से सोचने लगते हो और सही डिसीजन लेने लगते हो. तो ये मेरे साथ बहुत हुआ और बहुत होता है. Awesome. तो थैंक्स टू उमंग, उन्होंने आपको बहुत सही एक डायरेक्शन दिया मेडिटेशन के थ्रू और जिसका आप बेनिफिट भी ले रहे हो. थैंक यू. मुकुल, कोई एक रियल केस स्टडी शेयर कीजिए जहां आपके डिसीजन ने पूरा इवेंट सेव कर दिया हो.